आज हम राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद और पहले की स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले ब्रिटिश शासन में आम आदमी का जीवन बदतर था। तो ऐसा महसूस किया जा रहा था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक नागरिक को ये खुशी थी, ये अपेक्षा थी कि उसका जीवन बेहतर हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। गरीबी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालांकि प्रतिशत में अवश्य कमी आई है, कि जो संख्या प्रतिशत में देखा जाए तो कमी आई, लेकिन जो योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्तियों को अधिक नहीं मिला है। देश की प्रगति का पूरा लाभ अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सका है। बहुसंख्यक गरीब तबके को अभी भी विकास का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए गरीबी और अमीरी के मध्य खाई बढ़ती जा रही है, यानी आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर होती जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद में भी अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, यानी अमीर व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। भारतीय राजनीति की जो दशा वे देश की प्रगति के लिए चिंतनीय है। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसमें राजनीतिक अपराधीकरण, जिसमें अपराधी तत्वों की, राजनीति में अपराधी तत्वों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अपराधी तत्वों की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारतीय लोकतंत्र को दिशा विहीन कर दिया है। चुनावों में बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, धनबल का प्रयोग किया जाता है। इससे संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को छत विछत कर दिया है। इस प्रवृत्ति से चुनावी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। ये राजनीति में धनबल, भुजबल और अपराधी तत्वों का प्रयोग होता है। राजनीतिक अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत सारे चुनाव किए हैं, यानी चुनाव में बहुत सारे सुधार किए हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया है, जिससे आपको पता है फर्जी मतदान रोका है। आजकल जो संवेदनशील बूथ होते हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं, उनकी वीडियोग्राफी कराई जाती है। निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षक ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की जाती है, और ऑब्जर्वर ये देखते हैं कि यदि वहाँ पर गड़बड़ हो रही है या फर्जी मतदान का उपयोग हो रहा है या किसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस चुनाव को रद्द कर देते हैं। चुनाव में आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। आचार संहिता का मतलब है कि सरकार, यानी कोई जो वर्तमान समय की सरकार है, निवर्तमान जिसको बोलेंगे, और चुनाव की घोषणा हो गई है, तो वो कोई भी नई योजनाएं लागू नहीं कर सकते आम जनता को, यानी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। इसलिए आचार संहिता लागू करने का कुछ सकारात्मक उपाय किए हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ की क्या है। राजनीतिक अपराधीकरण, तो राजनीतिक अपराधीकरण सीधा समझ में आने वाला है। राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। या तो खुद उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं, और फिर आपको पता है अपराधी तत्वों के माध्यम से मतदाताओं को धमकाते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, धन, यानी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आपको पता है धन बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रभावित करना राजनीति को, ये राजनीति का अपराधीकरण कहलाएगा। राजनीति में प्रवेश करने और सत्ता को प्राप्त करने, सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। ये भी इसका अर्थ हो सकता है, ये भी सकता है, और आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि राजनीतिक अपराधीकरण से तात्पर्य कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का आ जाना, या राजनेताओं द्वारा आपको था अपराधी तत्वों के माध्यम से आपको था राजनीति में पहुंचना, ये राजनीतिक अपराधीकरण कहलाएगा। येन केन प्रकार, यह अर्थ समझ में आ गया। यहाँ तक येन केन प्रकार, यानी किसी भी प्रकार से
सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा ही अनैतिक, अनुचित और अपराध प्रदान करने वाले साधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। यानी ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति ये मानकर चलता है कि ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से धन बल का, भुजबल का, नैतिक अनैतिक जो भी साधन उनका प्रयोग करके वे राजनीति में पहुंच जाएं। क्योंकि क्यों पहुंच जाएं? क्योंकि एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय माना जाता है। फायदेमंद व्यवसाय, आप प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे ज़्यादा फायदे का कोई प्रोफेशन है ही नहीं। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार सत्ता में पहुंच जाओ, उसके बाद आपको होता है 7 पुश्तों का काम कर लेते, उसके बाद आपको होता है भाई भतीजावार की प्रवृत्ति यहाँ पर चलती, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद इस प्रकार आगे पीढ़ियाँ चलती रहती हैं। तो इसलिए फायदेमंद व्यवसाय माना जाता है। इसलिए वो सोचते हैं कि किसी प्रकार से राजनीति में पहुंच जाएं। इसके लिए चाहे गुंडा तत्वों का सहारा लेना पड़े, चाहे आपको होता है मतदाताओं को खरीदना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे फर्जी मतदान करना पड़े, चाहे किसी प्रकार से आपको पता है सत्ता में पहुंच जाए। इस प्रकार ये इन प्रकार से वे सत्ता में पहुंचने का प्रयास करते हैं। मान लेने की प्रवृत्ति ने, अब ये प्रश्न पूछा जाए तो मैंने आपका आंसर बता रहा हूँ, उसका राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म लेती है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की ओर अधिक संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से खुलता है। अब आपको पता है जब फायदेमंद व्यवसाय माना जाता है तो आपको पता है चुनाव लड़ने के माध्यम से, यानी चुनाव के रास्ते से ही राजनेता बना जा सकता है, यानी राजनीति में जाया जा सकता है। इसलिए मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिक दल मतदाताओं को नीतियों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावित नहीं कर सकते। जन मान लीजिए उन्होंने कोई घोषणा पत्र जारी किया और मतदाता उससे प्रभावित नहीं हुआ, तो फिर वे क्या करते हैं? बाद में धन का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, भय आतंक का, यानी लोगों को डरा धमका कर इन तकनीकों का सहारा लेते हैं, यानी अपराधी तत्वों की शरण लेते हैं। तब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। चुनावी राजनीति के कारण अपराधियों राजनीतिज्ञों में क्या होती है? सांठ-गांठ होती है। अब ये एक दूसरे का स्वार्थ होता है कि जब ये राजनेता चुनाव लड़ते हैं तो अपराधी लोगों को सहारा लेते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपराधी लोगों को शरण देते हैं। तो ये दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ये दोनों अपने अपने, यानी राजनेता और अपराधी अपने अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे से लाभ उठाने के लिए मनसूबों काम करते हैं। जहां चुनाव जिताने के लिए अपराधी तत्व राजनीतिकों की मदद करते हैं, वहीं सत्ता में आने के बाद राजनेता अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार भारत में राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि भारत में राजनीति को सबसे फायदेमंद व्यवसाय माना जाता है, इसलिए। और राजनीति में पहुंचने का एक सबसे सस्ता और सरल माध्यम है चुनाव। और चुनाव में जब राजनेता मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रम को माध्यम से प्रभावित नहीं कर पाते तो वह धन बल भुजबल का प्रयोग करते हैं, फर्जी मतदान करवाते हैं, और आपको बताए अपराधी लोगों की शरण लेते हैं। और अपराधी लोग राजनेताओं को चुनाव जिताने में मदद करते हैं। चुनाव जीतने के बाद वही राजनेता अपराधी लोगों को शरण देते हैं। इस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण का स्तर बढ़ जाता है। तो ये राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ हो गया। अब है राजनीतिक अपराधीकरण के कारण क्या हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय चरित्र का पतन। जब आपको होता है व्यक्ति के चरित्र का पतन हो जाता है तो सारी चीज़ का पतन हो जाता है। तो जब व्यक्ति के चरित्र का पतन हो रहा है तो राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो रहा है। इसलिए आपको होता है अपराधी, यानी लोगों में त्याग, बलिदान, दया की भावना समाप्त होती जा रही है। इसलिए अब राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो जाने के कारण राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी, ये भी राजनीति के अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि गरीब लोग हैं तो आपको पता है मतदान के समय आपको पता है वो धन का उपयोग कर लेते हैं, यानी आपको पता है बिक जाते हैं। इसके बाद अशिक्षा, उनको पता नहीं है कि अपराधी लोगों को वोट नहीं देना है, इस प्रकार वो शिक्षित नहीं है। और बेरोजगारी भी आपको पता है कि बेरोजगारी के कारण भी लोग अपराधी लोगों के झांसे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। उसके बाद राजनेता और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास ना करना, क्योंकि कहा गया कि राजनीति में गंदे लोग होते हैं। लॉर्ड एक्टन एक विद्वान है, उनका कहना था कि राजनीति में भ्रष्ट लोग होते हैं, राजनीति भ्रष्ट लोगों की शरण स्थली है। इसलिए राजनेताओं का भी यही मानना है, राजनीतिक दलों का भी यही मानना है कि राजनीति में इसी प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए उनको अच्छे साधनों में, ईमानदारी में विश्वास नहीं है। उसके बाद इसमें दे रखा है पुलिस
सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। पुलिस, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों और अपराधियों में परस्पर अनैतिक सांठगांठ होती है। इसके कारण भी अपराध का स्तर बढ़ता जाता है। चुनावी राजनीति में बाह्य तत्वों का प्रभाव, उसके अलावा कानून को प्रभावी रूप से लागू ना करना, ये भी प्रमुख कारण है। कई दलीय, ये 8वां भी दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति की अत्यधिक राजनीतिक लालसा भी होती है लोगों में। धन और बल का राजनीति का मिश्रण हो गया है और अपराधी तत्वों का समाज में दबदबा और जनता उसको स्वीकार कर लेती इत्यादि, ये कारण है जिससे राजनीति का आपको होता है अपराधीकरण होता जा रहा है। तो आप कोई 4-5 कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, राजनीति का अपराधीकरण क्यों होता जा रहा है। तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के कारण हम बात पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि राजनीतिक अपराधीकरण के क्या कारण हैं। अब हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जो भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य क्या है, कि अपराध की यानी उसमें अपराधी प्रवृत्ति के कितने कितने लोग आते हैं, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक अपराधीकरण के वर्तमान परिदृश्य को बताइए और इसके कारण बताइए, उपाय भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इसमें तो केवल 16 लोकसभा की बात कर रही हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों में, यानी भारत की राजनीति में जो हमारे जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार के रूप में जीत कर आते हैं, वो ज़्यादातर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बढ़ती जा रही है। इसमें केवल एक दे रखा है, मैं आपको 2004 के आंकड़े बताता हूँ। 2004 लोकसभा के चुनाव में तो लोकसभा के चुनाव में 545 में से आपको पता है 128 सांसद, 128 जिनका प्रतिशत है 24%। 24% जो जनप्रतिनिधि आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, यानी संख्या 128 सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के थे 2004 के आम चुनाव में। उसके बाद हम बात करते हैं 2009 के आम चुनाव में 158 सांसद, जिनका प्रतिशत है 30%। 30% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के 2009 के चुनाव में। उसके बाद आपके 16 लोकसभा दे रखी, यानी 2014 में जो आम चुनाव हुए थे, ये 16 लोकसभा। 2014 में 186 सांसद, 186 सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, तो जिनका प्रतिशत था 34%। और 2019 के आम चुनाव में जो 17 लोकसभा हुई थी, इसमें लगभग आपको पता है कि लगभग 250%, यानी 250 सांसद और ऊपर भी थी संख्या, तो 40% लगभग आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद थे। तो ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जो वर्तमान परिदृश्य के बारे में बताया गया है, तो वर्तमान हम यानी कुल मिला के भारतीय राजनीति में जनप्रतिनिधियों, आपराधिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जो भारतीय राजनीति के लिए चिंता का कारण है।
भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते हुए अब ये टेबल बन जाएगी। उसके बाद निरंतर देखो आप कभी 2004 में 24% थे आपराधिक पृष्ठभूमि के, 2009 में 30% हुए, यानी पहले कितने थे 24%। उसके बाद कितने हुए 30%, 30% के बाद कितने हो गए 34%, 34% के बाद कितने हो गए 40%। यानी कुल मिला के आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसदों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ती हुई अपराधियों की संख्या अपराधीकरण का स्तर प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक और निरंकुश ढंग से किया जाता है। अब क्यों बढ़ती जा रही है, इसके कारण दे रखे हैं कि सबसे पहला कारण भारतीय राजनीति के संदर्भ में कि क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका पहला कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अलोकतांत्रिक और निरंकुश ढंग से आपको पता है कि उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, यानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया जाता है। उनके सबसे बड़ा चिंता राजनीतिक दलों की यही चुनाव जीतना, चाहे कैसे भी अपराधी लोग आ जाएं लेकिन चुनाव जीत कर आएँ। सभी राजनीतिक दल केवल इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके उम्मीदवार की जीत हो जाए। सभी दल ईमानदार छवि वाले लोगों की तुलना में धन बल और बाहुबल वाले जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जिसलिए भारतीय राजनीति में आपराधिक तत्वों के लोगों की यानी आपराधिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब राजनीतिक अपराधीकरण को दो भिन्न अर्थों में देखा जा सकता है। पहला, अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप से है। यानी प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप का मतलब कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जीतकर विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं। और दूसरा, व्यापक अर्थ में, ये तो संकीर्ण अर्थ में हो गया, व्यापक अर्थ में अपराधियों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से संबंधित है। अब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग। इसमें धन और बाहुबल से किसी राजनीतिक दल की मदद करना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से बूथ पर कैप्चर करने यानी उनको मतपेटियों को अपहरण कर लेना, चुनावों में फर्जी मतदान करवाना, विपक्षी उम्मीदवार के मतदाताओं को धमकाना, हत्या कर देना विपक्षी उम्मीदवार की, ये भी इनमें गतिविधियां शामिल है। पिछले 3 चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का अधिकांश राजनीतिक दलों ने भरपूर उपयोग किया है। पार्टी के लिए फंड जुटाने में से लेकर बल और पैसे के जोर पर मतदाताओं का रुख बदलने में अपराधी की भूमिका अभूतपूर्व में बढ़ती जा रही है। चुनाव का प्रबंधन, चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाना, बैठकों और सम्मेलनों में पैसे के डर से डरा धमका कर भीड़ को इकट्ठा करना और सुनियोजित तरीके से पहले नियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की फौज बनाना एक सामान्य सी बात हो गई है। और स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यही गणित काम करता है कि पूर्व में अपराधी सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर अपने पसंदीदा दल को मदद करते थे। अब व्यवहार में बदलाव आ गया है। अब न केवल उम्मीदवार हासिल करके चुनाव जीत रहे हैं बल्कि मंत्री बनकर देश की नीति निर्धारक बन गए हैं। और भारतीय राजनीति में दागी मंत्री एक मशहूर संज्ञा बन गया कि ये मंत्री दागी है। दागी का मतलब क्या है कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि का है। देश के प्रत्येक कोनों में चुनावों का आपराधिक गतिविधियों से संबंध हो गया है। किसी विशेष उम्मीदवार को मत डलवाने से लेकर मतदाताओं को डराना, धमकाना, उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाना, समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे दलित हैं, महिलाओं और आदिवासी जातियों, पिछड़े वर्गों को विगत 20 साल में एक भी चुनाव बिना हिंसक गतिविधि के धन बल के प्रयोग के बिना संपन्न नहीं हुआ है। कई बार तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती ताकि चुनाव को रद्द किया जा सके। इन अराजकतापूर्ण स्थिति और हिंसक गतिविधियों का कारण है कि राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य
स्थापित साठगांठ हो गई है। कई कट्टर अपराधी जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतकर संसद के गलियारों तक पहुंच जाते हैं। ऐसी पृष्ठभूमि वाले तत्वों के विरुद्ध सभी प्रकार के मामले हैं। अब कौन कौन से मामले इनके खिलाफ? हत्या इनके खिलाफ, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार जैसे इनके इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और ये लोग चुनाव जीतकर राजनीति में चले जाते हैं और नीति निर्धारक बन जाते हैं। यही है राजनीति का अपराधीकरण। अब राजनीति के अपराधीकरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो सबसे पहले राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र, जवाबदेहिता का विकास होना चाहिए, यानी अंदरूनी लोकतंत्र होना चाहिए। उन्हीं कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट दिलाए जाने चाहिए जो समाज की सेवा करते हो, जिनका जनता से जुड़ाव हो, जो ईमानदारी में विश्वास करते हैं, स्वच्छ छवि के लोग हों। उसके बाद संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली और कार्य व्यवहार को नियंत्रित किया जाए। कानून के माध्यम से ऐसा प्रतिबंध लगा जाए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं देंगे और महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देंगे। जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है उन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए और अगर वे अपराधी सिद्ध हो जाते हैं तो उनको आजीवन चुनाव लड़ने पर उनके खिलाफ प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध यानी आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। निर्वाचन आयोग ये काम करे, अनुशंसा करे। जिनके खिलाफ या दो से अधिक मुकदमे हैं उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और राजनीतिक दलों पर जुर्माना दंड लगाने का प्रावधान किया जाए जो अपराधियों को टिकट देते हैं। इसके अलावा नोटा का प्रयोग किया जाए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं तो उसमें उनको वोट ना देकर किसी को मतदान ना दिया जाए, तो नोटा का प्रयोग कर दिया गया है। और भविष्य में ऑनलाइन चुनाव की व्यवस्था की जाए। किसकी की जाए? ऑनलाइन चुनाव की व्यवस्था की जाए ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। इसके अलावा एक बात और है कि बोहरा समिति का गठन किया गया। एक बोहरा समिति आपसे एन बोहरा समिति यानी राजनीति के अपराधीकरण को कम करने के लिए, तो इसमें दे रखा है भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की गंभीरता की जांच करने और पड़ताल करने और अध्ययन हेतु शासन द्वारा एन बोहरा की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी। तो बोहरा समिति का गठन क्यों किया गया? तो आपसे पूछा जाता तो आप कहेंगे कि भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की गंभीरता की जांच पड़ताल करने अध्ययन हेतु केंद्र सरकार द्वारा एन बोहरा की समिति अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने क्या सिफारिश की? देखो ये इम्पोर्टेंट है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में माफिया नेटवर्क यानी गुंडा तबके के जो अपराधी तत्व के लोग हैं नेटवर्क एक समानांतर सरकार चला रहा है, यानी ये सरकार के बराबर सरकार चला रहा है, इनका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। शासकीय मशीनरी या राजतंत्र हाशिए पर आ गया यानी पिछड़ गया है। भारतीय मतदाताओं की उदासीनता, गंभीरता और भाव शून्यता ने इस प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ाया है। माफिया गिरोह को स्थानीय नेताओं से संरक्षण प्राप्त होने के कारण उन्हें गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। कालांतर में माफिया राजनेताओं का गठबंधन हो गया है, पुलिस का, राजनेताओं का और अपराधियों का ये त्रिगठबंधन हो गया है। पुलिस अपराधी और राजनेताओं को गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहा है। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर 2 नवंबर को पक्का स्कूल खुल रही है क्या? अभी तो पता नहीं, देखो अभी और कंफर्म हो जाएगा। हाँ, अखबार में आ गई, फोनों पे भी आ गई। हाँ 2 नवंबर को खुली जाएगी लगभग। तो टाइम तो वही रहेगा। हाँ टाइम और कंफर्म कर लेना। अच्छा, ठीक है सर। सर अगर हमारा फोन नहीं आता, फोन तो कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक।